क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक हो जाएगा। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में क्या है? तो कानपुर में है भारतीय चीनी तकनीकी भारतीय चीनी तकनीक संस्थान। ये कहाँ है? ये कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। और करनाल में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और कोयम्बटूर की बात की जाए तो कोयम्बटूर में है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या था? तो इनका नाम था विजय घाट। राजघाट की बात करें तो राजघाट जो है वो किसकी समाधि है? महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है। शांतिवन की बात की जाए तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। और शक्ति स्थल की बात की जाए तो ये किसकी है? ये है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, छऊ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छऊ लोक नृत्य जो है वो झारखंड से संबंधित है। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लोक नृत्य हैं वो हैं पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, पाली, टपाली। ये सब क्या हैं? ये सब छत्तीसगढ़ में हैं। और गुजरात की बात की जाए तो यहाँ फेमस हैं गरबा, डांडिया भी यहाँ का क्या है? एक फेमस लोक नृत्य है। और रासलीला, ये बहुत बार पूछा जाता है। रासलीला जो है वो कहाँ का है? वो गुजरात का लोक नृत्य है। राजस्थान में अगर बात करेंगे तो राजस्थान में है झूमर हो गया, फूंदी और पनिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। अगर असम की बात करें तो यहाँ टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और कौन सा? काजीरंगा। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछे जाते हैं। सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम में है कंचनजंगा। क्या कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ क्या है? यहाँ है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखेंगे इसे भी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर जो है, यहाँ तो 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं कब? 5 सितंबर को। और इसी दिन किसका जन्मदिन होता है? राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या है? आज जन्मदिन होता है, यानी 5 सितंबर को। और 8 सितंबर को क्या होता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। 14 सितंबर भी देख लेते हैं। इस दिन क्या मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये तीनों ही याद रखेंगे, बहुत बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांकरिया झील स्थित है। कांकरिया झील कहाँ स्थित है? तो कांकरिया झील जो है वो कहाँ है? अहमदाबाद में है, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। जोधपुर में क्या है? जोधपुर में है मेहरगढ़ दुर्ग। क्या है? मेहरगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है? जोधपुर में। और बूंदी में क्या है? बूंदी का किला। तो बूंदी का किला जो है वो कहाँ है? बूंदी में। और ये दोनों ही कहाँ है? ये राजस्थान में है। अजमेर की बात की जाए तो यहाँ क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो सीमांत गांधी से कौन विख्यात है? किसका उपनाम है सीमांत गांधी? तो अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो इनको हम कहते हैं बापू या राष्ट्रपिता। इन नामों से किसको जानते हैं? या फिर दादा भाई नौरोजी की बात की जाए तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं वृद्ध पुरुष नाम से कौन फेमस है? वृद्ध पुरुष नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको जानते हैं शांति पुरुष नाम से। शांति पुरुष नाम से कौन फेमस है, विख्यात है? लाल बहादुर शास्त्री। और सीमांत गांधी की बात करेंगे तो सीमांत गांधी नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं।
कादंबरी पुस्तक के लेखक क्वेश्चन नंबर 8 कादंबरी पुस्तक के लेखक हैं। तो कादंबरी पुस्तक के लेखक कौन है? कादंबरी पुस्तक के लेखक बाण भट्ट हैं। अशोक घोष की बात कर ली जाए तो इनकी एक पुस्तक है बुद्ध चरितम। कौन सी बुद्ध पुस्तक है? बुद्ध चरितम जो है वो अशोक घोष की पुस्तक है, और बाण भट्ट की कादंबरी। तो ऑप्शन बी एकदम ठीक है। और विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की भी पुस्तक देख लेते हैं। इनकी पुस्तक है गीतांजलि। एक तो पुस्तक हो गई गीतांजलि, एक और है चित्रांगदा। चित्रांगदा जो है ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ये दोनों भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो सौरभ चौधरी का संबंध जो है वो किस खेल से है? वो निशानेबाजी से है, यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। कुश्ती से कौन कौन संबंधित है? कुश्ती से बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया जो है वो किससे संबंधित है? वो कुश्ती से संबंधित है। और कौन? विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को भी याद रखेंगे, ये भी किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। भाला फेंक से कौन संबंधित है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, और इन्होंने हाल ही में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। मुक्केबाजी से कौन संबंधित है? तो मुक्केबाजी से अगर बात करेंगे तो अंकित पंथल। अंकित पंथल जो है वो किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? अगर आर्यभट्ट की बात करेंगे तो ये तो सैटेलाइट है। सैटेलाइट इसरो के द्वारा भेजा गया सबसे पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। चिनूक क्या है? ये इंडियन एयरफोर्स जो है इसका एक क्या है? हेलीकॉप्टर है। इसका क्या है? हेलीकॉप्टर है। और विक्रम की बात की जाए तो इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 2 मिशन में जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। तो सही जवाब होगा सिद्धार्थ, ऑप्शन सी। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्यूटर के क्षेत्र में LDU का पूर्ण रूप है। तो कंप्यूटर से संबंधित LDU का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। तो लिक्विड डिस्प्ले यूनिट यानी ऑप्शन डी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमीन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है ये बताना है। तो अगर विटामिन ए की बात की जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का क्या नाम है? विटामिन B1 का नाम है थायमीन। थायमीन किसका नाम है? थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। B2 की बात की जाए तो B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन के का रासायनिक नाम ये भी याद रखेंगे, इसका नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन किसका नाम है? विटामिन के का। तो थायमीन जो है विटामिन B1 का नाम है। ऑप्शन बी एकदम ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फल जो हैं इनको खाने पर मीठे लगते हैं। जो मीठे फल होते हैं उनमें एक शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शर्करा, जिसकी वजह से फल कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं। और उस शर्करा का क्या नाम है? फ्रक्टोज। यानी ऑप्शन डी एकदम सही है। तो फलों का मधुर स्वाद जो है वो फ्रक्टोज शर्करा की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दूध का पीएच मान होता है। तो दूध का कितना होता है? 8.4 जो पीएच मान है वो किसका होता है? वो समुद्री जल का। समुद्री जल का पीएच मान क्या है? वो है 8.4। 7.4 किसका है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है, ये भी याद रखेंगे। और 6.5 जो है वो किसका है? वो लार का पीएच मान 6.5 होता है। लार को ही सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी एकदम ठीक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। बाकी ये भी याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल अगर की बात करेंगे तो ये सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो ये पाया जाता है संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में भी क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल की बात करेंगे तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है और अंगूर में भी पाया जाता है। अंगूर में भी पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, ये भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति किस यंत्र से मापी जाती है?
तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो है उसकी उपस्थिति पूछी गई है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति जो है वो कैसे मापी जाती है? आममीटर की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है विद्युत धारा विद्युत धारा के प्रवाह जो है उसको मापते हैं आममीटर से, ठीक है। और अगर का विद्युत धारा का मात्रक पूछ ले तो क्या है इसका मात्रक? इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर जो है इससे क्या मापते हैं? इससे विभवांतर मापते हैं। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और विभवांतर की जो यूनिट होती है यानी मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और ओम मीटर जो है, ओम मीटर से क्या मापते हैं? ओम मीटर से किसी भी परिपथ का प्रतिरोध मापा जाता है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर से क्या नापते हैं? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का अगर पूछ ले मात्रक क्या है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये भी याद रखेंगे। तो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति जो है, तो उपस्थिति कैसे मापी जाती है? उपस्थिति मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया कि दांत के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण है। तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं यानी डेंटिस्ट होते हैं वो इलाज के दौरान कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? तो डॉक्टर लोग जो है वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। उत्तल दर्पण का वो यूज़ कहाँ होता है? उत्तल दर्पण जो है वो गाड़ियों में पीछे देखने के लिए, गाड़ियों में कहाँ देखने के लिए? पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है ये देखने के लिए साइड मिरर का यूज़ उत्तल दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? तो प्रबलता की अगर बात की जाए तो किसी ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना। तेज कोई भी ध्वनि जो है आपको तेज या धीमे सुनाई देती है तो वो कहलाती है प्रबलता। तारत्व क्या होता है? तारत्व में कोई भी ध्वनि जो होती है वो मोटी या पतली सुनाई देती है, ठीक है। तो किसी ध्वनि का मोटा या पतला सुनाई देना क्या कहलाता है? तारत्व कहलाता है, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। गुणता क्या है? तो गुणता जो है वो किसी भी ध्वनि की जो प्रबलता होती है, यानी प्रबलता और साथ ही साथ तारत्व, प्रबलता और तारत्व दोनों ही जब समान होते हैं, एक समान होते हैं, तब उस प्रोसेस को कहते हैं गुणता। और तीव्रता, तीव्रता किसी ध्वनि, कोई भी ध्वनि कितनी तेज है, तो कितनी तेज है उसी को बोलते हैं तीव्रता। और ध्वनि मापने की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल, यानी डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। और तीव्र ध्वनि के तीव्रता की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो बेल होती है, ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। और ये इस समय गोवा में लागू भी है, तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अनुच्छेद 51 का की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ शामिल है? अनुच्छेद 51 ए में या 51 का। अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 की बात करें तो इसमें है अंतर्राष्ट्रीय, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 51 में निहित है। 48 ए की बात की जाए, 48 का, तो 48 का में पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की बात अनुच्छेद 48 का में कही गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कहाँ? अनुच्छेद 44 में निहित की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी ऑप्शन ए एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो मंडल की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10। और सूक्त की बात की जाए तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, तो यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 10 मंडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली कहलाती है? तो उत्तर भारत में अब उत्तर भारत की बात की जा रही है। दक्षिण भारत में जो मंदिरों की कला की शैली है वो कैसी है? वो द्रविड़ शैली है। ये कहाँ है? दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में नागर शैली, कौन सी शैली? नागर शैली उत्तर भारत में मंदिरों की क्या है? कला की शैली है। तो ऑप्शन सी एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा
स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने मोहनजोदारो, किसकी खोज की थी? मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। यज्ञदत्त शर्मा, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या खोजा? इन्होंने आलमगीर, क्या खोजा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर स्थल जो है वो यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। और अमलानंद घोष ने क्या खोजा था? अमलानंद घोष ने कालीबंगन, कौन सा? कालीबंगन स्थल जो है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज आमलानंद घोष ने खोजा था। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन बी एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय की जब भी बात की जाएगी तो हिमालय ये नवनिर्मित हैं, नवनिर्मित नवनिर्मित पर्वत हैं, नवनिर्मित पर्वत हैं हिमालय। और ये किस टाइप के हैं? ये वलित पर्वत कहे जाते हैं, यानी ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। यानी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।